आपको अब दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान की गेंदबाजी में किसमें कितना दम है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर पिछले 5 मैच में शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी में किस तरीके से 8 विकेट उन्होंने लिए, औसत 39.5 था। और इसी में देखिए शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी है, ये 8 विकेट उन्होंने लिए थे। इसके बाद ये पिछले 5 मैचों की हम बात करें, पिछले 5 मैच में नसीम शाह की गेंदबाजी कैसी रही वो अब आपको बताते हैं। और नसीम की भी गेंदबाजी जो है 8 विकेट उन्होंने लिए थे और औसत 35.2 था। इसके बाद अब बात करेंगे हम हारिस रऊफ की। पिछले 5 मैचों की बात है तो इसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे, औसत 52.6 रहा। पिछले 5 मैच में मोहम्मद हसनैन की गेंदबाजी कैसे रही, इसमें उन्होंने 4 विकेट लिए और औसत 51.7 रहा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी में 9 विकेट लिए, औसत 21.7 था। पिछले 3 मैच में हर्षित राणा की गेंदबाजी की अब बात करेंगे, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से 6 विकेट लिए थे, औसत 24.3 था। हर्षित राणा की गेंदबाजी जिसमें 6 विकेट उन्होंने लिए, औसत 24.3 उनका रहा है। और इसी के साथ मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में आप देखिए 2 विकेट लिए, औसत 52 रहा उनका। साथ ही ये पिछले 5 मैचों की हम बात कर रहे हैं और कंपैरिजन पाकिस्तान के गेंदबाजों का और भारतीय गेंदबाजों का हो रहा है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में 5 विकेट उन्होंने लिए और औसत रहा 34। ये पिछले 5 मैच का मुकाबले जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी जो धुएंधार गेंदबाज हैं उनकी और भारतीय गेंदबाजों में कौन बेहतर है, इसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट ललित कोहली जी हैं। ललित कोहली जी, उम्मीद करती हूँ आपने भी ये आंकड़े भी सुने होंगे, ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपने सुना होगा। पाकिस्तानी गेंदबाज और साथ ही भारतीय गेंदबाज, इनके बीच में जो अभी तक पिछले 5 मैचों के मुकाबले देखे जाएं और उसमें कंपैरिजन अगर किया जाए तो जरा विस्तार से आप बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर में पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा अव्वल नंबर की रही है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग अटैक रहा है, अगर हम लोग पास में देखा जाए, वकार में शोएब अख्तर जैसे बॉलर थे तो दबदबा उनका रहा है। लेकिन कुछ समय से जब जब हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच होता है तो वो अंडर प्रेशर गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो जो लय है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है और भारत अपना जीत के क्रम को आगे बढ़ाते चलता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो चैंपियंस ट्रॉफी का ललित जी आएंगे आपके पास, फिलहाल इसी पर हम जानना चाहेंगे। मनोज जी, गेंदबाजी को लेकर बेहतरीन तरीके से आप पूरा विस्तार से जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। पाकिस्तानी गेंदबाज और भारतीय पिछले 5 मैचों का मुकाबला और उसके बाद इनका कंपैरिजन। देखिए, अभी पिंकी जी, अभी आपने जो आंकड़े दिखाए हैं उसमें हर्षित राणा और अर्शदीप के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, बहुत ही शानदार हैं। और ये युवा जोश है, क्योंकि ये युवा जोश जंगिस्तान की लड़ाई है, मैं समझता हूँ। और वो सारे तजुर्बेकार प्लेयरों से पर भारी पड़ रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी, जहाँ तक एवरेज का सवाल है, विकेट टेकिंग एबिलिटी का जहाँ तक सवाल है। लेकिन यहाँ शाहीन शाह अफरीदी, तो अभी कुछ देर पहले इन्होंने ठीक कहा कोहली साहब ने कि जिस तरह से अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी, उनका एक बड़ा जलवा हुआ करता था और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते थे। आप देखिए पल्ली केले में उनकी वो गेंदबाजी कौन भूल सकता है, जब उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया था उन्होंने। लेकिन आज जो है स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि आज उनकी स्पीड कहां चली गई मुझे समझ में नहीं आता। शुरू में एक विकेट पर नमी होती है और उस पर वो अच्छी स्विंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीच के ओवरों में या तो उनको लाया ही नहीं जाता है, अगर लाया जाता है तो बहुत कम बॉलिंग कराई जाती है और स्लॉग ओवर में वो बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि या उनको लेकर या तो आप उनको स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कराइए ही मत, उनसे पहले ही 10 ओवर पूरे कर लें। ऐसा होता रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और वहीं नसीम शाह, जो कि अच्छी सीम बॉलिंग के फनकार माने जाते हैं, अब उनको एक आखिरी मैच छोड़ दें अगर आप ट्राई सीरीज का, तो उससे पहले वो भी जूझते रहे हैं, बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। तो अब यहाँ अब सवाल है कि जो तीसरा बॉलर जो है उनका, वो फट्टर पड़ा हुआ, इंजर्ड है। यानी अगर आप हारिस रऊफ को देखें, हारिस रऊफ की कमी इतनी महसूस हो रही है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्होंने बहुत प्रभावित किया था और साउथ अफ्रीकन जो हैं उनको बहुत सावधानी से खेल रहे थे। लेकिन अब जो है उनके ना होने से दोनों गेंदबाजों पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया है। स्पिनर्स हैं नहीं आपके पास, मध्य क्रम के जो बल्लेबाज हैं भारत के या जो भी उनकी अपोनेंट टीम होगी, उनको रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनके पास गेंदबाजी नहीं बचे हैं अब।
तो अब हसनैन को मैं उस तरह का उस लेवल का बॉलर मानता नहीं हूं। खाली गति से कुछ नहीं होता। और हसनैन के अलावा फहीम अशरफ किस वजह से टीम में है वो तो मैं समझता हूं भारत की बल्ले बल्ले करने के लिए इन दोनों गेंदबाजों को आप खिला दीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ रनों का अंबार लगा देंगे हम लोग। तो अब आपके पास मुकम्मल अटैक ही नहीं है आपके पास, और जो है वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे। वहीं अब अगर आप भारत की बात करें तो भारत की तरफ से जैसे कि दो यंगिस्तान के दो प्लेयर्स बहुत दिया उन्होंने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज ये बने, और T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की मौजूदगी का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। होता यही है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि एक तरफ से आप दबाव बनाएं और दूसरी छोर से गेंदबाज जो है उसका उस फायदा उठाएं। वही अर्शदीप ने कर दिखाया था। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वो बने थे संयुक्त रूप से अफगानिस्तानी खिलाड़ी के साथ। तो मैं समझता हूं कि यहाँ अब शमी को लय में आना होगा, क्योंकि शमी जो है एक तजुर्बेकार प्लेयर हैं और उनकी जो लेंथ है अब वो ज्यादा स्पीड पर जोर नहीं दे रहे हैं। अब मॉर्ने मॉर्कल के साथ जो उन्होंने अभ्यास किया उसमें उनकी कोशिश कुल मिलाकर यही थी शमी की कि वो एक लेंथ पर गेंद हिट करना चाह रहे थे। यही उनकी स्ट्रेटजी भी रही है, अच्छी सीम का इस्तेमाल करना और उसके बाद बल्लेबाज को गलती करने के लिए मजबूर करना। हुसैन जावेद जी, जिस तरीके से आपने गेंदबाजी को लेकर मनोज जी को सुना है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप भी जरा एक्सप्लेन कीजिएगा अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की और गेंदबाजों की, जिस तरीके से 5 मैचों का मुकाबला अभी दिखाया था और उसमें जो स्कोर था, जिस तरीके से विकेट उन्होंने लिए थे उस पर। देखिए मनोज जी से हम हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं जब भी वो आते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस है, उनको इसके जो सारे आंकड़े होते हैं वो सब उनके फिंगर टिप्स पे हमसे बहुत सीख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बात आती है ना इंडिया पाकिस्तान मैच की, तो बहुत सारे स्टैट्स आंकड़े ये बहुत पीछे हो जाते हैं। ये वो मैच होता है, इतना हाई वोल्टेज मैच होता है जिसमें 0 हीरो हो जाता है और हीरो 0 हो जाता है, मतलब ये होता है इसमें। और मैं ये बात जो आपने स्टैट दिखाए कि शाहीन इस तरह रहे हैं, नसीम शाह इस तरह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। वो मतलब उनकी वो वाली कारकर्दगी है ही नहीं जो उससे पहले थी, लेकिन बिग मैच प्लेयर है, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। और जब सामने इंडिया हो तो एक जोश अलग होता है। और एक बात, हारिस रऊफ, बहुत अच्छी खबर है ये हमारे लिए कि ही इज कंप्लीटली फिट नाउ। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपना पहला मैच जो हमारा हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो टीम का हिस्सा होंगे और वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं। तो ये जो मसला था ना कि स्लॉग, जो हमारे स्लॉग ओवर्स आते हैं उसमें हमारे लिए मसला है, हारिस रऊफ उस खेल के एक्सपर्ट है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ है हमारी टीम के लिए भी। ओवरऑल अगर इसको इंडिया के इस अटैक से हम अगर कंपेयर करें तो मैं वही कहूंगा कि आपके पास बुमराह नहीं है। ये अभी तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है कि काम हमारा चल जाएगा क्योंकि हमारे पास हर्षित भी आ गए हैं और हमारे पास अर्शदीप भी हैं। लेकिन मैं बताऊं, जो बॉलर अभी आपके स्क्वाड में नहीं ना, वो जनरेशंस में आते हैं। उनका जो एक वजन है, उनका जो ओवर है वो इतना बड़ा है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और ये अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फील होगा। अभी जो आपका अटैक है, मैं आपको सही बताऊं, अर्शदीप एक अच्छे बॉलर हैं और हमें उनको एहतियात से खेलना होगा। बाकी शमी जो है वो इंजरी से आ रहे हैं, और ये जो प्लेयर होता है ये उसकी हिस्ट्री होती है, जब वो इंजरी से आता है तो उसको थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है कि वो अपना जो उसका कंट्रोल है, जो उसका रिदम होता है उसको हासिल करे। और रही बात हर्षित की, तो मैं नहीं समझता कि वो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा साबित होंगे। तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा एक तरह का बोनस पॉइंट है कि आपके पास हुसैन जावेद जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर्षित को आप बड़ा खतरा नहीं मानते, लेकिन कभी भी किसी भी खिलाड़ी को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। क्या पता कब किसके हाथों से गेंद जो है वो स्पीड पकड़ जाए, कब किसका बल्ला घूम जाए और नया रिकॉर्ड कायम हो जाए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो मतलब उनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं है। वो इतने अच्छे हैं तभी तो वो टॉप 11 में आए हैं इस तरह। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि फिलहाल हमें उनसे वो वाला खतरा फील नहीं हो रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बात को समझिए। बुमराह जो है ना, उनका ओरा बहुत बड़ा है। वो दुनिया की कोई भी विकेट हो, दुनिया का कोई भी मतलब पिच हो, उस पे वो हर जगह फिट हो जाते हैं और इंडिया के लिए अच्छे रिजल्ट लाते हैं। उनका विकल्प इतनी जल्दी नहीं मिल सकता ना। हुसैन जावेद जी, मैं एक आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि शमी जो है
अभी अपनी पुरानी लय में नहीं है। मैं मानता हूं आपकी बात, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन शमी जैसा तजुर्बेकार खिलाड़ी जो अब लेंथ पर काम कर रहा है, हमने बहुत सारे पत्ते हमने भी छिपा कर रखे हैं क्योंकि उनको बहुत फूक फूक के कदम उठा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बुमराह नहीं है तो अब शमी हमारे लिए एसेट साबित होंगे। अनप्लेबल साबित हो गए थे वो 2023 के वर्ल्ड कप में, और यहां पर भी जो हमें खबरें मिली कि जो नेट्स पर वो बॉलिंग कर रहे हैं उनको खेलना हमारे बल्लेबाजों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में क्या आप फहीम अशरफ को या हसनैन को, क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेंदबाज मानते हैं? उस लेवल के गेंदबाज हैं वो, या उनको एक बैकडोर से एंट्री दे दी गई है? मनोज जी, इसका जवाब यही है जो मैंने शायद पहले भी दिया था। बिल्कुल, जो अगर आप इसमें फहीम अशरफ की बात करें, वो बिल्कुल इस स्क्वाड का हिस्सा बनने में वो डिजर्व ही नहीं करते थे। यही तो है कि वो जो आपने कहा था ना कि हमारी बल्ले बल्ले होगी कि ये प्लेयर आ गए, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं चाहूंगा कि उनको इंडिया के खिलाफ मैच में शामिल ना किया जाए, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। हसनैन के बारे में मैं यही कहूंगा, पेस उनमें है, सब कुछ है, लेकिन आपने जो बात कही है कि जितना उन पे इन्वेस्ट किया गया ना उतना वो रिटर्न नहीं कर पाते, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वही बात है कि अभी हमारे पास मजबूरी भी है कि हमें उनको स्क्वाड में लेकर चलना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मुझे नहीं लगता कि हसनैन जो है वो इंडिया के खिलाफ हमारे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फहीम अशरफ के बारे में मेरी यही दुआ है कि वो किसी भी एक भी मैच है हमारा, उसमें वो हमारे स्क्वाड का हिस्सा ना बने। मोहम्मद वसीम के बारे में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद वसीम जो है स्लॉग ओवर्स के फनकार माने जाते थे, स्पीड ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो मतलब इंपैक्ट डालते थे। आपको नहीं लगता कि उनका सिलेक्शन ना होना एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए? झटका तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लेकिन ये कि जिन प्लेयर्स के नाम आपने पहले लिए उनको अगर सामने रखें, वसीम उनसे बहुत ज्यादा बेहतर प्लेयर रहे और प्लस वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मैं वही कहूंगा, जहां इमाम के साथ ज्यादती हुई है, जहां पे वसीम के साथ हुई है ज्यादती, ये ऑब्वियसली पूरी एक सीरीज चली आ रही है और सिलेक्शन पे तो बहुत सवाल उठते हैं। हमारी जो टीम सिलेक्शन हुई ना, इस पे बहुत सवाल उठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, अब जो सिलेक्ट होने थे वो हो गए हैं। जो आपकी टीम में आने थे, जैसे मैं कह रहा था कि सिराज को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो अब नहीं हो सके उनको हम हुसैन जावेद जी, आप कह रहे हैं कि जो सिलेक्ट होने थे वो सिलेक्ट हो गए, लेकिन सिलेक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सटीक सही सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी खेल के लिए, और क्योंकि यही जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है ये पूरे खेल को बदल कर रख देती है और उसके बाद सिर्फ अफसोस के कुछ नहीं बचता है। फिलहाल आगे एक और बड़ी खबर है चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई, आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस पर भी नजर डालते हैं, इस पर भी चर्चा आपसे करेंगे। एक हफ्ते से भी कम समय बचा है जब भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से भिड़ेगा। इस बीच इस मैच के लिए टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक मार्केट में भारत पाकिस्तान मैच की एक टिकट 4 लाख रुपए की कीमत को पार कर चुकी है। टिकटों की कालाबाजारी करने वाले भारत पाकिस्तान मैच से पहले जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन मैच की टिकट नहीं मिल पा रही है, उन्हें मजबूरी में ब्लैक में टिकट खरीदनी पड़ रही है। 4 लाख रुपए के अलावा अगर आपको बेहतर सीट चाहिए तो टिकट की कीमत 5 लाख रुपए हो जाती है। ग्रैंड लाउंज के लिए एक टिकट की कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी स्टैंड में बेहतर सीटों के लिए कीमतें और भी ज्यादा हैं, ये करीब 5 लाख रुपए तक की है। तो सोचिएगा जरा किस तरीके से यहाँ पर जो टिकटों की कालाबाजारी है वो बढ़ती जा रही है। 5-5 लाख रुपए तक में टिकट बिक रहे हैं और ऐसे में 4 लाख तो नॉर्मल टिकट है, लेकिन कालाबाजारी के तहत इसमें 5 लाख रुपए की टिकट वो है जिसमें आप बेहतर सीट पर बैठकर पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं। इसी पर हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, क्या कहेंगे इस बारे में, इस खबर को लेकर? मैं उम्मीद करती हूँ कि खबर आपने जरूर देखी होगी, सुनी होगी और बिल्कुल आप भी जानते होंगे कि इस वक्त जो है कालाबाजारी किस तरीके से टिकटों को लेकर हो रही है। देखिए, ऐसी चीजें जो होती हैं, ऑब्वियसली मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और ऐसी चीजों की रोकथाम होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जो डार्क एस्पेक्ट है वो तो यही है, बिल्कुल उसकी तो कोई हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन इसका दूसरा भी एस्पेक्ट जो है वो मतलब ये भी कि यही तो पैशन है इंडिया पाकिस्तान मैच का, यही तो पैशन है। दुनिया में कहीं भी हो जाए, लोग जो है वो इसको देखने के लिए टूट पड़ते हैं और उनको टिकट चाहिए। उनको इससे गज़ नहीं होता उस टाइम कि ये टिकट जो है ये किस जरिए से उनके पास आ रहा है। तो ये इसका एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, लेकिन ओवरऑल तो मैं इसको कंडेम करता हूं। मतलब जो भी इस तरह हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, यही तो। लेकिन वही बात है कि दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द मतलब एक आप कह लें कि जोश है
जो नहीं, आपकी हम और मुझे हमारी टीम मुझे के लगता है हुसैन जावेद जी, हम इसको ये कह के बढ़ावा नहीं दे सकते क्योंकि किसी भी मैच के एक टिकट, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जरूर जोश है और ऐसे में लोग जो है अपने सारे कामकाज छोड़कर इस मैच को देखने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ तक कि छुट्टी तक, बड़े बड़े अपॉइंटमेंट तक जो है वो लोग अपने छोड़ देते हैं इस मैच को देखने के लिए। लेकिन 5 लाख रुपए की टिकट बिक रही है, क्या वो सही है? भले ही कितना भी जोश हो, कितना भी क्रेज हो मैच को लेकर, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये सही नहीं है। लेकिन आप ये न्यूज सुनने के लिए भी तैयार कि क्या पता कि रेट इससे ऊपर भी हो जाए, लेकिन ये सही नहीं। तो क्या कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जा रही है कि वहां पर? देखिए, अभी तो ये आई है खबर सामने और अभी ये जो मैच है इसके होने में 1 हफ्ता पड़ा है, तो इसके बारे में अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है या इस बारे में कोई खबर आती है तो मैं वो आपके साथ जरूर आने वाले जो होंगे शोज उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मनोज जी, क्या कहेंगे आप इस पर? 5 लाख रुपए तक की टिकट बिक रही है भारत पाकिस्तान के मैच से पहले। देखिए पिंकी जी, कालाबाजारी तो कोई भी किसी भी लेवल पे हो बुरी बात है, लेकिन इसका तस्वीर का दूसरा रुख देखिए आप। इंडिया और पाकिस्तान का रोमांच हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। आईसीसी की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखिए कि अब क्योंकि मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग होने लगे। पहले क्या होता था कि वन साइडेड मुकाबले होते थे, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नाम बिकता था। इंडिया पाकिस्तान को बड़ा जिसे कहते हैं वन साइडेड तरीके से हराता था। एक आप 2013 के आसपास जो मेरे ख्याल से हुसैन जावेद जी मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं, तो एशिया कप में एक बार जब शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के वक्के लगाए थे, वो मैच आखिरी क्षणों में उसका रिजल्ट निकला था। एक बॉल आउट का एक मैच था जो 2007 के जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। बाकी आप देखेंगे टोटली वन साइडेड मैच हो रहे थे। और तो और पाकिस्तान ने भी जब हमें हराया 2021 में, वो भी वन साइडेड ही हराया 10 विकेट से। तो अब क्योंकि 2 मौकों पर पाकिस्तान ने भारत को हराया है, चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 का फाइनल हो, 2021 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, तो उससे लोगों में और ज्यादा जागरूकता आ गई है। और क्योंकि अब मैच दुबई में होना है और वहां हिंदुस्तानियों की संख्या ज्यादा है, पाकिस्तानी भी है नो डाउट अबाउट, लेकिन वहां पर जो टिकटें बिकी हैं, जैसा हमें पता चला है कि आपको कोई, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 23 तारीख को आपको पूरा नीला समुद्र दिखाई दे और वहां पर यहाँ तक कि मनोज जी, आतिशबाजी को लेकर भी तैयारियां जो हैं वो खूबी करी जा रही हैं, बखूबी की जा रही हैं। और ऐसे में आतिशबाजी भी जमकर होगी जब भारत पाकिस्तान का मैच खासकर होगा, और होता रहा है हमेशा जब भी हुआ है। और ऐसे में जितने भी ये मैच होंगे उस वक्त आतिशबाजी भी अलग ही देखी जाएगी। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यही एक रोमांच है ना, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जो है किसी भी स्तर पर जो है बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा त्योहार होता है। जैसा कि मैं वसीम अकरम साहब की एक बात को कोट करना चाहूंगा, वो कहते हैं हमारा तो दोस्ताना संबंध है हमारे भारतीय खिलाड़ियों के साथ, कोई राइवलरी वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमारी दादी कहती है घर में या बड़ा बुजुर्ग कहता है बेटा ये जो मैच है हारना नहीं है, बिल्कुल, जब हम बाहर जाते हैं कहीं कोई इस्त्री कराने के लिए, जैसे कि वो कह रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वसीम अकरम साहब अपनी शर्ट उठा के कहीं प्रेस कराने के लिए कहीं जाते होंगे, सुविधा संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा तब प्रेस वाला आपको ये कहता है कि भाई ये मैच सर हारना नहीं है। तो कहते दबाव इन सब चीजों से आता है, तो यही इसको रोमांचक बनाती है, रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचाती है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। और हुसैन जी, हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्द भारत का तिरंगा जो है वो वहां पर नजर आए, ताकि इस तरह के खबरें दोबारा सामने ना आए और खेल प्रेमियों के अंदर वो जोश जो है वो बना रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खेल प्रेमियों के अंदर भी उठने लगते हैं इस तरह से जब वीडियो सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।